ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पूछताछ के इस पहले दौर में जेफ ने अपनी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बिल्कुल सही व्यवहार किया। उसे पता है कि पुलिस के पास उसके खिलाफ कुछ भी नहीं है। अगर उनके पास कुछ होता तो वे उससे बात करने आते ही नहीं, इसलिए वह चुप रहता है और इस तरह वह वापस अपनी कोठरी में चला जाता है। लेकिन 2 घंटे बाद उसे फिर से उसी कमरे में दूसरे दौर के लिए लाया जाता है। क्या तुम खोलोगे? हाँ। क्या इसे खुद खोलोगे या मैं? मेथाडोन चाहिए तुम्हें? चाहिए ही है। मेथाडोन चाहिए? हाँ बिल्कुल, तुम्हें ही तो मैं कह रहा हूँ। मेरे पास नहीं है। क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई दवा है? प्रिस्क्रिप्शन? नहीं। तुम्हें आखिर मेथाडोन किस लिए चाहिए? मैं एक हरामी नशेड़ी हूँ और मैं मेथाडोन नहीं पी सकता। मैं यहाँ विथड्रॉल से गुजरने वाला हूँ। इंटरोगेशन रूम में वापस जाने से पहले जेफ ने सिर्फ 1 कैन सोडा मांगा था, लेकिन वह तुरंत ही उन विथड्रॉल्स का जिक्र करता है जिन्हें वह शायद पहले से ही महसूस करने लगा है। हालांकि मेथाडोन, जो दवा जेफ ने इस बातचीत की शुरुआत में मांगी थी, विथड्रॉल के प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकती है। यह उन क्रेविंग्स को भी कम कर सकती है जिन्हें वह शायद पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान लगातार महसूस कर रहा है। कैसे? क्या आप हेरोइन का सेवन कर रहे हैं? लंबे समय तक। 10 वर्ष? 15 साल? मैं शायद ही इतने लंबे समय तक जीवित रह पाया हूँ। आप मुझसे यहाँ क्या बात करना चाह रहे हैं? कल रात जो हुआ उसके बारे में आपसे बात करूंगा। देखो, ये सौदा है। या तो आप बुरे हालात में हैं या फिर आपने कल रात जाकर सशस्त्र डकैती की है। हाँ। मैं एक गंदगी में हूँ। गलत समय पर गलत जगह था। मैंने कोई सशस्त्र डकैती नहीं की है। सब ठीक है, बात करते हैं, देर न करें। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं पुलिस से बात नहीं करता भाई। जेफ अब साफ तौर पर व्यक्तिगत बातचीत से तंग आ चुका है और असली मुद्दे पर वापस आना चाहता है। उसकी नजर में उसे उस चीज के लिए गिरफ्तार किया गया है जो उसने नहीं की, और वह वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहता है। मैंने सिस्टम देखा है दोस्त, मुझे पता है। हो जेफ, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। मैं भी तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। तुम मुझे फंसाने कर रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा। तुम बस किसी बेवकूफी भरे कबूलनामे की कोशिश कर रहे हो और तुम्हें वो नहीं मिलने वाला। जेफ, मैं तुमसे कबूल नहीं लेने। बिल्कुल, क्योंकि मैंने नहीं किया। मैं कबूलनामा नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने कोई हथियारबंद डकैती नहीं की और तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं है कि मैंने की है। मुझे जाने दो। तुमने बस मुझे मेरे दोस्त के घर में बैठे हुए पकड़ा क्योंकि मेरे दोस्त का कुत्ता पागल हो रहा था। मैं बाहर गया, हर जगह पुलिस थी और उन्होंने मुझ पर स्पॉटलाइट डाली। उन्होंने कहा इधर आओ। मैंने कहा क्या बात है? उन्होंने मेरी तलाशी ली। उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मुझे ये पढ़ने दो। नहीं, क्योंकि मैं इसे साइन नहीं करने। तुम साइन नहीं, मैं तुम्हारे लिए इसे पढ़ देता हूँ। मैं कुछ भी साइन नहीं करूँ। तुम्हें इसे साइन करने की जरूरत नहीं है। विडंबनापूर्ण है कि यह पुलिस वाला जेफ को फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा, उसे हथकड़ी लगाकर पूछताछ कर रहा है। उससे सवाल जवाब करना बहुत मनोरंजक है, लेकिन इन सब के बावजूद जेफ ने यहाँ जो कुछ भी कहा उसका हर हिस्सा बिल्कुल परफेक्ट है। यह लगभग रिहर्सल जैसा लगता है। व्यक्तिगत कानूनी बचाव का अविश्वसनीय प्रदर्शन है। जब आप इसमें तथ्य जोड़ते हैं कि जेफ लगभग निश्चित रूप से विथड्रॉल्स का अनुभव करना शुरू कर रहा है, तो यह और भी प्रभावशाली हो जाता है। मैं जेफ द्वारा उठाए गए उस बिंदु को भी उजागर करना चाहता हूं कि पुलिस वाले बस उससे कबूलनामा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इन पूछताछों में इस्तेमाल की जाने मुख्य तकनीकों में रीड तकनीक है, जिसे 1960 के दशक में पूर्व पुलिसकर्मी और मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया था। उसने यह तकनीक तब बनाई जब उसने एक व्यक्ति से कबूलनामा लिया जिस पर पत्नी का हत्यारोपी था। इस तकनीक में 9 चरण होते हैं। एक विनम्र चर्चा से शुरू होते हैं कि संदिग्ध पर अपराध का आरोप क्यों लगाया जा रहा है। इसके बाद पूछताछ के दौरान कुछ खास शारीरिक भाषा और क्रियाओं का उपयोग होता है जिससे अपराध बोध का प्रदर्शन हो सके। यह तरीका संदिग्ध को 2 वैकल्पिक बयान दिए जाते हैं जिससे वे सहमत हो सकें। इनमें से एक बयान दूसरे की तुलना में थोड़ा अधिक स्वीकार्य होता है, लेकिन चाहे जो भी चुना जाए वह अपराध स्वीकार करने जैसा होता है और उसे कबूलनामा माना जाता है। यह तरीका संदिग्ध को एक कोने में धकेल देता है और निर्दोष संदिग्धों से झूठा कबूलनामा निकलवाने में बेहद कारगर है। असल में जिस मूल मामले के इर्द गिर्द यह तकनीक विकसित की गई थी वह तब बिखर गया जब पता चला कि उस व्यक्ति ने वास्तव में अपनी पत्नी की हत्या नहीं की थी और उसे झूठा कबूलनामा देने के लिए बहकाया गया था। बिल्कुल सही। अगला स्तर गैसलाइटिंग। मुझे बताओ कल रात क्या हुआ था? सीधा और साफ।
तुम्हारी कहानी क्या है? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ये बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन यही बात है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जेफ, तुम वहां बैठे थे, बात कर रहे थे, जैसे तुम यहाँ बैठकर मुझे बताने को तैयार हो कल रात क्या हुआ था, और फिर अचानक मैंने तुम्हें वो पढ़कर सुनाया और सब बेकार हो गया। मैं वकील हूँ, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ क्या बदल गया, क्योंकि मैंने तुम्हें वही बताया जो पहले बताया, जो हुआ। तुमने नहीं बताया। मैंने कैसे नहीं बताया? तुमने मुझे नहीं बताया कि कल रात क्या हुआ था। मैंने अभी तुम्हें क्या करना है ये कैसे नहीं बताया? लेकिन अब तुमने मुझे हथकड़ी लगा दी है और मैं तुमसे बात नहीं कर सकता क्योंकि तुमने वकील मांगा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी तुम्हें बता दूं, तुम अब भी डकैती के आरोप में हिरासत में हो। मैं जानता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मुझे वकील की जरूरत क्यों है, क्योंकि साफ है मैंने कुछ नहीं किया, और साफ है आप लोग भी जानते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि इससे पहले भी मुझे इसी बकवास में गिरफ्तार किया गया है, और तब आप लोग मुझसे इतनी पूछताछ नहीं करते। तो बस हो गया, कोक के लिए धन्यवाद, मुझे वापस सेल में डाल दो, यही मेरी घर है। अब जेफ ने वकील मांग लिया है और एक बार फिर सवालों के जवाब देने से इनकार कर रहा है। लेकिन हम अभी इस फुटेज के आधे रास्ते पर हैं और जेफ की खुद का बचाव करने और इस पुलिस वाले को पूरी तरह से मात देने की क्षमता यहाँ से और भी बेहतर होती जाती है। मामला ये है, मेरे पास तुम्हारी डकैती के पर्याप्त सबूत हैं, ठीक है, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें अपनी तरफ की कहानी मुझे बतानी होगी। मैंने नहीं किया। ठीक है, तो मुझे अपनी बात बताओ। मुझे मनाना होगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, मेरे पास बहुत सारे भौतिक सबूत हैं। जैसे क्या? उन भौतिक सबूतों का नाम बताओ। भौतिक सबूत? मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं? यहीं पर जासूस हताश होना शुरू कर देता है। उसे पता है कि उसका समय खत्म हो रहा है, इसलिए उसने कोई भी जटिल तकनीक या तरीका छोड़ दिया है ताकि उससे जानकारी निकाल सके। अब वह इसके बजाय झूठे सबूतों का दावा करके उसे धमकाने की कोशिश कर रहा है, जिनका इस्तेमाल वह आसानी से जेफ को दोषी ठहराने के लिए कर सकता है। अगर यह सब सच होता तो वह शायद जेफ को डराने और उसे घबराकर और जानकारी देने के लिए इसका इस्तेमाल करता, लेकिन इसके बजाय वह कमजोर तर्क देता है, यह कहते हुए कि क्योंकि जेफ ने उसकी मदद नहीं की इसलिए वह भी जेफ की मदद नहीं करेगा। सिर्फ कुछ ही सबूत हैं जो मुझे अभी भी चाहिए, उनका नाम बताओ। बताओ उन्हें। क्या है वो? कृपया उनका नाम बताओ। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? तुमने मेरी ज्यादा मदद नहीं की है, तुम मुझे थोड़ा सा दो, मैं तुम्हें थोड़ा सा देता हूँ, हम आगे पीछे करते रहते हैं। मैं तुम्हें अपने सबूतों में से एक देता हूँ, अब तुम भी मुझे कुछ थोड़ा सा दो, ठीक है? तुम एरन के घर किस समय पहुंचे थे? तुम जानते हो, मुझे पता है कि मैं यहाँ जो भी कहूँगा उसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया जा सकता है और किया जाएगा। जरूर, लेकिन यहाँ जो भी तुम कहोगे मैं तुम्हारे पैरोल अधिकारी को भी बता सकता हूँ कि तुमने मेरी मदद की है। उसका कोई मतलब नहीं है। अब जासूस बेताबी से जेफ से सौदा करने की कोशिश कर रहा है। अगर वह पुलिस की मदद करता है तो वे उसके पैरोल अधिकारी के सामने उसकी सिफारिश करेंगे, लेकिन जेफ तुरंत समझ जाता है कि इसका कोई मतलब नहीं है। अगर तुम 20 साल के लिए जेल में फंसे हो तो गोल्ड स्टार का क्या मतलब है? यह बात और भी पुख्ता हो जाती है कि पुलिस के पास जेफ को दोषी ठहराने के लिए बिल्कुल भी सबूत नहीं है, और यह भी दिखाता है कि वे जानते हैं कि उनका समय खत्म होता जा रहा है। जेफ ने वकील की मांग की है, फिर भी वे वहीं बैठकर उससे सवाल कर रहे हैं, जैसे कि यह उन अधिकारों का खुला उल्लंघन नहीं है जिन्हें वे 3 बार जेफ को पढ़कर सुना चुके हैं। उन्हें पता है कि अगर वे जल्द ही उससे कुछ हासिल नहीं करते तो उनका समय खत्म हो जाएगा। और जेफ घड़ी पर बारीकी से नजर रख रहा है। पूछताछ के अगले 4 मिनटों तक जेफ पुलिस द्वारा कही गई हर बात का लगातार इनकार करता है और उसका विरोध करता है। वे उस बंदूक का जिक्र करते हैं जो उसके पास मिली थी, लगातार सौदा करने की कोशिश करते हैं और यहाँ तक कि उसे डराने की भी कोशिश करते हैं कि जेल वापस जाना कैसा होगा, वह भी उन नशों के बिना जिन पर वह निर्भर हो गया है। लेकिन इस सब के दौरान जेफ पूरी तरह से भावशून्य बना रहता है। उसे पता है कि वह लगभग जीत चुका है। मैं खत्म कर चुका हूँ यार, भाड़ में जाए ये सब। मैं तो अब जवाब भी नहीं दूंगा। मैंने जो भी बकवास अभी कही है वो सब अब डिस्कवरी में लिखी जाएगी, है ना? क्या? तुमने तो कुछ भी नहीं कहा। मेरा मतलब है जो भी बेवकूफी भरे सवाल तुमने मुझसे पूछे हैं वो सब डिस्कवरी में होगा। मैं तो डिस्कवरी करने भी नहीं जा रहा हूँ। प्रोसिक्यूटर करेगा। ठीक है, मेरा मतलब है तुम्हें सिस्टम का आधा ज्ञान है कि चीजें कैसे चलती हैं और आधा नहीं है। क्या मैं सही हूँ? मुझे तो बस इतना पता है कि मैं यहाँ सिर्फ एक कोक लेने आया था, बस इसी वजह से। हाँ जी, कहिए। और मैंने ले ली।
लेकिन अब मुझे बटर फिंगर चाहिए यार। वो अभी जल्दी नहीं होने वाला। क्या बटरफिंगर? हाँ, क्यों नहीं? मुझे अस्पताल जाना है, मैं खून खांस रहा हूं। तो चलो अस्पताल चलते हैं। पिछले कुछ घंटों से पुलिस एक ऐसे आदमी से पूछताछ कर रही है जो साफ तौर पर दर्द में है। उसे उस कानूनी नुस्खे वाली दवा तक पहुंचने से मना कर रही है जो उसकी समस्या में मदद कर सकती थी, और बार बार उससे उस अपराध के बारे में पूछताछ कर रही है जिसके लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है। इसी दौरान जेफ ने इस सब का सामना जितना हो सके उतनी सहजता से किया और सोडा और चॉकलेट बार मांगता रहा। जेफ जानता था कि किसी भी समय गलत बोलना उसे मुश्किल में डाल सकता है, इसलिए उसने अपने अधिकारों का बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया और 12 घंटे बाद यह दर्ज किया गया कि उसे हिरासत से रिहा कर दिया गया और वह अपनी राह चला गया। यह भी बताया गया है कि यहीं से जेफ ने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। वह अब हेरोइन से दूर है और अब अपना समय उसी YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करने में बिताता है जिस पर इस वीडियो की फुटेज डाली गई थी। वह संगीत बनाता है और यहाँ तक कि पुलिस की चालों से कैसे बचें इस पर अतिरिक्त सुझाव भी देता है।